नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी सीजल के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप सभी इस सेट को नहीं लगाए जरूर लगा लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। जो बिहार एसएससी सीजल 4 का जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसी के लिए प्रैक्टिस सेट हम शुरू किए हुए हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं पूरा प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट लगाइएगा और लास्ट में आपसे ईमानदारी पूर्वक स्कोर भी बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है फ्रेंड, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। और जो भी चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेट को हम सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप सभी से कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इनमें से? क्या फोटो सेल होगा या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होगा? ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। याद रखिएगा ये आपका सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है पृथ्वी पर? पता है आप सभी को, सूर्य इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायित्व विकिरण निम्न में से कौन सा है? प्रश्न समझ में आ रहा है आप सभी को? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी। तो आप सबको पता होगा कैंसर के लिए जो उत्तरदायित्व है वो आपका अल्ट्रा वायलेट किरण हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसे हम सभी पराबैंगनी किरण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सूर्य के द्वारा उत्सर्जित होता है और ये कह सकते हैं कि त्वचा में कैंसर के लिए उत्तरदायित्व होता है। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट किरण यानी कि पराबैंगनी किरण की बात किया जाए तो इसका खोज किसने किया था? रीटर ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने किया था? रीटर ने किया था। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्ट्रा वायलेट किरण यानी कि जो आपका पराबैंगनिक किरण है इससे हमें सुरक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करता है। याद रखिएगा आप सभी, कौन करता है? ओजोन परत करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए नैनो मिशन की बात किया जाए तो ये मिशन क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में इसकी स्थापना किया गया था, यानी कि शुरुआत किया गया था, जिसमें कि बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना था। क्या करना था? बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना था। मानव संसाधन का विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य था। बुनियादी ढांचे का भी विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य था, जो कि 2007 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसी प्रकार का प्रश्न आएगा फिर, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन को पढ़िए। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? मान लीजिए कोई भी चीज आपका समुद्र में डूब गया है तो उसको पता लगाने के लिए हम सभी किस चीज का प्रयोग करते हैं? चलिए इंतजार करेंगे, सभी बताइएगा क्वेश्चन 4 का राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, सेशन को आप जरूर लाइक कर दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्लास तो आपसे पूरा करते हैं बट क्लास को लाइक नहीं करते हैं। क्लास को लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, ठीक है? तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा आपसे भी, ठीक है? बस इसी खातिर जो है कि हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनार। याद रखिएगा आप सभी, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। और कह सकते हैं कि समुद्र में वस्तु का पता लगाने के लिए या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए भी प्रयोग करते हैं इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? सवाल समझ में आ रहा है आप सभी को? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा परावर्तन के कारण जो है कि कह सकते हैं प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। अच्छा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो याद रखिएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए
कह सकते हैं श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कम से कम 17 मीटर होना ही चाहिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हम सभी कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों जैसे कि लाल, हरा, नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है, कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है और यही 3 रंग से अन्य रंग बनाया जाता है। तो अगर तीनों रंग को समान अनुपात में मिला देंगे तो परिणामी रंग क्या होगा, कौन सा रंग बनेगा। तो ये आपका सफेद बन जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए, सफेद रंग बन जाएगा, ऑप्शन में सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राकृतिक, अगला है कि प्राकृतिक में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पे है। हर स्थान पे वो बल कार्य करता है, ब्रह्मांड में हो, पृथ्वी पे हो, सभी जगह कार्य करता है। क्या नाभिकीय बल करता है? नहीं। तब विद्युत चुंबकीय बल? नहीं, गलत बात। गुरुत्वाकर्षण बल, याद रखिएगा आप सभी, गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह कार्य करता है ब्रह्मांड में, याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए, बिल्कुल बात समझिए। और देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये सदैव कह सकते हैं कि आकर्षण ही करता है, प्रतिकर्षण नहीं करता है, याद रखिएगा, यानी कि खींचता है, बात समझिए, यानी कि आकर्षण करता है। जबकि अगर बात किया जाए विद्युत चुंबकीय बल का तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों करता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण विद्युत चुंबकीय बल करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल ये सिर्फ आकर्षित करता है, यानी कि खींचने का काम करता है। अगला है कि एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूला झूल रहे हो, यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। जैसे कह सकते हैं कि सूर्य का चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना ये गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हुआ है, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींच के रखा है। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न यही आपसे इसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जाइलम का कार्य क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि जाइलम का कार्य होता है पानी का परिवहन करना। मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जड़ से पानी ले जाके पूरे हर भाग में पहुंचाने का काम होगा जाइलम का, याद रखिएगा आप सभी। जाइलम का काम क्या होगा, पानी को जड़ से ले जाके यानी कि कह सकते कि मिट्टी से लाके पूरे हर भाग में पत्ता तक पहुंचाने का काम किसका है, जाइलम का है। अगर वहीं बात किया जाए फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो पत्ती में भोजन तैयार करेगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और उसके द्वारा कह सकते हैं कि हर भाग में पहुंचाने का कार्य किसका होगा, तो याद रखिएगा आप सभी फ्लोएम का होगा। तो फ्लोएम भोजन का परिवहन और जाइलम पानी का परिवहन करता है, बस यही याद रखिएगा आप सभी। बात समझ में आया आप सभी को। इसका टेरिडोफाइटा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्या था कि किस वर्ग में पौधे पानी और अन्य पदार्थ के संवहन के लिए संवहन उत्तक यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म ना देकर अंडे को जन्म देता है। देखिए ये स्तनपायी जंतु है यानी कि स्तनधारी है, ये शिशु को जन्म नहीं देता यानी कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं देता है, ये क्या करता है, अंडा देता है। इसका नाम क्या है, क्या कंगारू होगा, नहीं होगा। कंगारू अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है, याद रखिएगा आप सभी। मानव हो गया विकसित बच्चे को जन्म देता है, जानवर भी विकसित बच्चे को जन्म देता है, कंगारू अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है, जबकि एकिडना और प्लेटिप्स जो है ये दोनों आपका बच्चे ना देकर अंडे जन्म देता है, जो कि अपवाद है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है। देखिए संक्रमण के कारण होने वाला रोग, क्या टाइफाइड संक्रमण से होता है, बिल्कुल होता है। मलेरिया भी होता है, बिल्कुल होता है। और डिफथेरिया भी होता है, जबकि कैंसर संक्रामक रोग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला ही करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। कैंसर संक्रामक नहीं है, जबकि डिफथेरिया, टाइफाइड, मलेरिया ये सभी संक्रामक रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि इसमें देखिए इसमें जल अवघटक एंजाइम होता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, अगर कोशिका का कोई भी पार्ट काम करने के लिए बंद कर देता है ना, तो वो क्या करता है, एंजाइम उस पर छिड़क के उसको मार देता है। बात समझिए, यानी कि
खत्म कर देता है। अगर जब पूरा कोशिका काम करना बंद कर दे तो वह अपने आप फट जाता है। यह काम किसका होता है? लाइसोसोम का होता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगर वही राइबोसोम की बात किया जाए तो वो प्रोटीन संश्लेषण करता है, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है 2 प्रकार का, उसमें एक चिकनी सतह, एक खुरदरी होता है। तो खुरदरी जो होता है उस पर राइबोसोम पाया जाता है, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। बात समझे आप सभी? अगला है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। देखिए लाइसोसोम जो होता है वो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो ये भी एक फैक्ट को याद रखिएगा। लाइसोसोम किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। और लाइसोसोम का खोज किसने किया था? 1958 में डी डुबे के द्वारा किया गया था। ये भी फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। किसने किया था जी? डी डुबे ने किया था लाइसोसोम का खोज। ये 2 प्रश्न याद रखिएगा, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ है? राइबोसोम। अभी आपको बताए थे, बिल्कुल बताए थे। और राइबोसोम जो होता है ये सबसे छोटा कोशिका का अंग है। राइबोसोम याद रखिएगा आप सभी, क्या है? सबसे छोटा कोशिका का अंग है। और राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है, ये एक फैक्ट याद रखिएगा। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह आपका लाल रक्त कणिका, यानी कि जिसे हम सभी आरबीसी कहते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह, यानी कि पावर हाउस कहते हैं। और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित करके रखता है। बात समझे? बिल्कुल बात समझे आप सभी। देखिए अगर बात किया जाए आरबीसी का निर्माण जो होता है वह आपका अस्थि मज्जा से होता है। किससे होता है जी? अस्थि मज्जा से इसका निर्माण किया जाता है। और प्लस में कह सकते हैं कि इसका जीवन काल कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन आपका आरबीसी का जीवन काल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन पर आधारित है आपका मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत। और इसे हमसे फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकता का जनक कहते हैं मेंडल को। अगला है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो इसमें अल्जाइमर रोग होता है, याद रखिएगा आप सभी। जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होगा इसको अल्जाइमर रोग होगा। और अल्जाइमर रोग में क्या होता है? इसे भूलने की बीमारी कहा जाता है, यानी कि यादाश्त कमजोर हो जाता है, निर्णय नहीं ले सकते, यानी कि सोचने का क्षमता खत्म हो जाता है। बात समझिए। अच्छा, डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 47 संख्या होता है, याद रखिएगा आप सभी। कितना? 47 होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है? असिस्टेंट ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है? मेरु रज्जु को कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ पे? छोटी आंत में होता है। देखिए छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, याद रखिएगा आप सभी। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। और कह सकते हैं कि भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है आपका छोटी आंत में ही होता है। सभी फ्रेंड सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इतना सा काम जरूर कीजिएगा। अगला है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषता होती है। किस देश में आपको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था देखने के लिए मिलेगा? वहां देखने के लिए मिलेगा जहां कह सकते हैं कि प्राथमिक उत्पादन की प्रधानता हो, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता हो। उसी प्रकार से व्यक्ति का निम्न आय हो, या पूंजी निर्माण का दर कम हो, या कह सकते जनसंख्या अधिक हो। ठीक है, वहां पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होगा। तो कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय निम्न, पूंजी निर्माण का दर कम, जनसंख्या दबाव और प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन अधिक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट आंसर होगा। जिस भी देश में अगर तीसरा क्षेत्र सबसे ज्यादा मजबूत है ना, वह आपका अल्प विकसित देश नहीं होगा, विकसित देश होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्पादक का कारक नहीं माने जाते हैं? देखिए उत्पादक का कारक में क्या क्या आता है? भूमि, श्रम, पूंजी। भूमि, श्रम, पूंजी ये उत्पादक है, उत्पादक का कारक है। भूमि होना चाहिए, श्रम लगेगा यानी मेहनत, उसमें पूंजी लगेगा। मान लीजिए एक धान कोई रोपा, तो धान रोपने के लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए, उसके बाद श्रम भी चाहिए और पूंजी भी चाहिए धान लगाने के लिए। ठीक है, जबकि लाभ इसमें नहीं आएगा। ठीक है, लाभ आपका उत्पादन का कारक नहीं है। बात समझे? धान बेचेंगे तब लाभ होगा, पर यहाँ उत्पादन पूछा गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसकी शुरुआत 2015 में, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा पीजे नायक समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है, जबकि ये सभी का आपका संबंध है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है कि केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार से राज्य नामक बदलकर केरलम नाम करने का आग्रह किया है। देखिए केरल नाम का अभी केरलम नाम करने की बात किया गया है केंद्र सरकार से। तो ये किस अनुच्छेद के तहत जो है कि किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं या कह सकते हैं सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये आपका अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है और ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड यानी कि RPVC किसने लॉन्च किया है? तो देखिए इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो लॉन्च किया गया है ये आपका एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। अगला है कि CPU का क्या अर्थ होता है? जिसे CPU कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। याद रखिएगा कंप्यूटर से 1 प्रश्न से 2 प्रश्न आने की संभावना है आपके पेपर में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है? यूनिट क्या होती है? तो राइट आंसर होगा कैंडला। क्या हो जाएगा? कैंडला हो जाएगा। अगला है हरे कच्चे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हरे कच्चे फल को पकाने के लिए हम सभी एथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड? एथिलीन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा कोई हमको ये बताइएगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, प्लस में टमाटर में आपको बताना है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे, तीनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता? यहाँ पर देखिए क्या कहा गया? नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं दिक्सूचक का प्रयोग, बिल्कुल करते हैं। चुंबक की ध्रुवता के लिए करते हैं, चुंबक का क्षेत्र का दिशा पता करने के लिए करते हैं, जबकि चुंबक की शक्ति का पता करने के लिए हमसे दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे हम सभी चुंबक की दिशा का पता लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता किसमें सबसे अधिक होगा? तो देखिए सबसे अधिक होता है ठोस में, उसके बाद आपका हो जाएगा द्रव में, याद रखिएगा आप सभी, द्रव में हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा? गैस में होगा। तो देखिए ठोस क्या है इसमें? ठोस आपका धातु हो जाएगा, उसके बाद आपका किस में हो जाएगा? जल में, उसके बाद गैस में होगा। बात समझ गए आप सभी? ठोस में कुछ भी हो सकता है, स्टील हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, बात समझे, पत्थर भी हो सकता है। डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? चलिए कुछ में 30 का राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। तो डेसिबल का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई शेर अब क्या हो रहे हैं? देखिए एशियाई शेर की बात किया जाए तो भारत में गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है गुजरात में एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका संकट खतरे में है, याद रखिएगा आप सभी, संकट खतरे में है। अच्छा इसको संरक्षित कौन करता है? IUCN करता है। कौन करता है? IUCN, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1948 में, याद रखिएगा आप सभी। 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना किया गया था। 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना की स्थापना हुआ था, जिससे हम सभी रेड डाटा बुक के नाम से भी जानते हैं। तो यही संरक्षित कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा आप ये बताइएगा हमको कि भारत में जो है चीता का विलुप्त की घोषणा कब किया गया था? 1952 में किया गया था, पूछा जा सकता है। हालांकि फिर नामीबिया से मंगाया गया, अफ्रीका से मंगाया गया चीता को। अगला है निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र हवा से हवा में मार करता है? देखिए अगर हवा से हवा में मार करने की बात किया जाए तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अस्त्र हो जाएगा जो हवा से हवा में मार करता है ये। चलिए अगला है कि फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? देखिए अभी आपको पता है कि एक अभी फ्लाइट जो अभी चर्चा में था, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। यही आपका फ्लाइट रिकॉर्डर तकनीकी होता है, जिसे हम सिर्फ ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं कि क्या हवाई में दुर्घटना घटा था, इससे पता चल जाता है। बात समझे, चर्चा में है, पूछा जा सकता है। कांच क्या है? 34 नंबर का आंसर कीजिएगा फ्रेंड। तो कांच क्या हो जाएगा? ये आपका अति शीतल तरल होगा। कांच क्या हो जाएगा? अति शीतल तरल होगा। छोटा क्वेश्चन देख के इसको कमजोर मत समझिएगा, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा तो समझ लीजिए गया आपका नंबर। अगला है भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड सेशन को लाइक करते चलिएगा। अगर आप सब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं तो कंटेंट में ज़रूर दम है, तब आप सब यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप सब वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एक लाइक आपका मोटिवेट कराता है। तो लाइक ज़रूर करके शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों में से, ठीक है। तो राइट आंसर होगा कोलकाता। तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए अगर पेनिसिलिन की खोज की बात किया जाए तो एक चीज आपको दिमाग में याद रखना है, कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखिएगा आप सभी, कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बना था?
देखिए भाषाई के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश को, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि बनारड शाह ने कौन सा नाटक लिखा है इनमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्म्स एंड द मेन, ये आपका बनारड शाह की नाटक है। अगला है भारत में सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद जो है ये किस राज्य में है, तो देखिए गोल गुंबद जो है ये आपका कर्नाटक में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 40 है कि अर्थशास्त्र क्या है, बता सकते हैं हमको। अर्थशास्त्र जिसके जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। तो ये आपका समाज विज्ञान से संबंधित है आपका अर्थशास्त्र, बात समझिए, जिसमें हमसे क्या करते हैं, अपने इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं इसमें। अगला है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार हो जाएगा खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास ही करना था गांधीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 42 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीट आरक्षित है। देखिए अनुसूचित जाति यानी कि बात किया जाए एससी और एसटी के लिए किस अनुच्छेद में सीटों के आरक्षण की बात कहा गया है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार के याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 घ में बात किया गया है, अनुच्छेद 243 घ में बात किया गया है। चलिए अगला है कि मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता यानी कि जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, यानी कि मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी, रीता फारिया इसका राइट आंसर होगा। 1966 में, कब जीती थी, 1966 में, याद रखेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 44 है कि किस भारतीय राज्य को मांझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है, तो ये किस राज्य को बांटा गया है, पंजाब राज्य को बांटा गया है, याद रखिएगा किस राज्य को, पंजाब राज्य को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्वेश्चन में 45 है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है और कंप्यूटर में यह भाषा से क्वेश्चन है कि डैश एक व्याख्यापरक उच्च स्तरीय और समान प्रयोजन वाली प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी कि कोडिंग करने के लिए इनमें से कौन सा एक उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगा, पाइथन हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, पाइथन हो गया, C++ हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, ये सभी क्या है आपका उच्च स्तरीय श्रेणी की भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में संशोधित करके गोवा, दमन द्वीप और भारत को 8 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी, किस संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया था, याद रखना आपको 12वां संविधान संशोधन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लगाइएगा कि डैश एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनने की एक प्रक्रिया क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनोडाइजिंग हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष पीएम किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। देखिए ये आपका प्रारंभ हुआ था 2019 में ही हुआ था किसान सम्मान निधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। देखिए संविधान सभा की मांग हुआ था 1935 ईस्वी में, याद रखिएगा आप सभी। 1935 ईस्वी में संविधान सभा का मांग किया गया था और संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। वर्षा एक तरल है डैश, तो वर्षा एक तरल क्या है, तो ये आपका अवक्षेपण है, याद रखिएगा, वर्षा एक तरल अवक्षेपण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में जनक नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान रत्न से सम्मानित किया गया। बताइए अब तक बिहार वासी को भारत रत्न किनको किनको मिला है, तो कुल अभी तक में 4 व्यक्ति को मिला है। पहला तो आपको कर्पूरी ठाकुर 2024 में दिया गया था, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण को 1999 में दिया गया था। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिया गया है, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरिंगा एवं सुंदर डैश वन है जो गोदावरी, बंगाल की खाड़ी और अप्रवाही जल में मिलती है। तो देखिए कोरिंगा एवं सुंदर ये आपका मैंग्रोव वन है, क्या है, मैंग्रोव वन है जो गोदावरी, बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलता है आपको। अगला है, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन में 53 का आंसर कीजिएगा फ्रेंड, तो ये कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थकल फीस्ट और बेडू कार्ड उत्सव डैश राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, केरल राज्य में, याद रखिएगा केरल राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाला एक त्यौहार है आपका ये। चलिए अगला है, निम्न में से किसने 1878 में बोध गया द हेमिटेज ऑफ शाक्य मुनि लिखा था।
तो देखिए द हेमिटेज ऑफ शाक्यमुनि जो लिखा गया है ये आपका लिखा गया है राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा। अगला है कि 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला दूसरा भारतीय फुटबॉलर कौन बना है? राइट आंसर होगा सुनील छेत्री। ये आपका 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला फुटबॉलर बना है जो कि भारत का है। अगला है कि मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी, ये किस राज्य का है? तो ये आपका उड़ीसा का है मयूरभंज जिला। नाम सुने होंगे आप सभी मयूरभंज के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अम्लीय पदार्थ का पीएच मान क्या होना चाहिए? देखिए अम्लीय पदार्थ जो होता है 7 से कम होता है। स्केल है कितना? 1 से लेकर 14। उदासीन होता है 7, इससे नीचे अम्लीय, इससे अधिक क्षारीय, तो 7 से कम हो जाएगा। उसके बाद है चंबल किसकी सहायक नदी है? तो देखिए चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, याद रखना है आप सभी को। चंबल यमुना की और यमुना गंगा की सहायक नदी, सोन गंगा की सहायक नदी है। अगला है भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान से घोषित किया था? तो देखिए ये आपका इलाहाबाद से घोषित किया था। कहाँ से? इलाहाबाद से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम ये तो हो ही गया, आपका इलाहाबाद से किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर है कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए, यानी कि जो परियोजना होता है इसके लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय जो बनाया जाता है इसको हम सभी किस नाम से जानते हैं? पता है कि नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय बनाया जाता है, इसे बांध कहा जाता है। पता है आप सभी को? जैसे हीराकुंड बांध है ना, पानी को इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए बांध बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीर में खुदाई की शुरू की थी? देखिए धौलावीरा ये आपका गुजरात में है, यहीं से पानी का साक्ष्य मिला था और हड़प्पा कालीन का 3 स्थल जो है आपका धौलावीरा में ही है। तो ये आपका RS विष्ट के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि लोकनाट्य भाण पाथे निम्नलिखित में से किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो ये आपका किस राज्य का हो जाएगा? कश्मीर का है। कहाँ का है? कश्मीर का। याद रखिएगा आप सभी, डायरेक्ट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि भारत के किस राज्य में फसली भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? तो देखिए फसली भूमि के अधीन जो हो जाएगा वो आपका पंजाब राज्य का हो जाएगा। पंजाब राज्य गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारों उन्मुखी अर्थव्यवस्था है? बाजारों उन्मुखी का क्या होता है कि बाजार की डिमांड के हिसाब से काम किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूंजीवादी में हो जाएगा। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, समाजवादी रूस की है, मिश्रितवादी भारत की है। तो पूंजीवादी में प्राइवेट का ज्यादातर दबदबा रहता है और समाजवादी में सरकार का, मिश्रित में प्राइवेट भी कंपनी काम करेगा और सरकारी कंपनी भी काम करेगा, ठीक है। अगर प्राइवेट ज्यादा दाम बढ़ा रहे हैं तो सरकारी उसको हैंडल करेगा और पूंजीवादी में जितना मन होता है उतना दाम बढ़ाया जाता है, जितना मन चलेगा उतना दाम पर बेचा जाएगा सामान को। जापान ने हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर कीजिएगा मिचिबिकी। याद रखिएगा आप सभी, इसका नाम क्या है? मिचिबिकी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत अपना पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण 1917 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था कुछ समय के लिए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने किया था। ये 1969 के अप्रॉक्स में किया था, 20 जुलाई 1969 से लेके 24 अगस्त 1969 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्शन या विचारधारा में राज्य की अवहेलना करने में विश्वास रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्क्सवादी में। याद रखिएगा आप सभी, जो मार्क्सवादी होता है इसकी विचारधारा में अवहेलना करने की विश्वास रखा जाता है या अवहेलना करने पर विश्वास रखते हैं। विश्व का सबसे छोटा संप्रभु देश कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्तवाह कौन थे? तो देखिए सार्तवाह आपका कारवा नेता था। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों में पृथ्वीकरण का विचार किस दार्शनिक ने दिया था? तो देखिए पृथ्वीकरण का अगर विचार की बात किया जाए तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। अगला है कि मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था? देखिए मानव अस्तित्व का अगर प्रारंभिक काल की बात किया जाए तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा। कौन सा? पूरा पाषाण काल। लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो राइट आंसर होगा शुम्पेटर ने।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, का क्वेश्चन में 77 है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत यानी कि देवता होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो जो व्यक्ति किसी भी स्टेट में नहीं रहता है या तो वह संत होगा या तो वह पशु होगा, ये किसने कहा था? तो ये आपका अरस्तु का कथन था। किसका था? अरस्तु।